डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेवा फिलैंडर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर नासा के ऑफिस में काम करता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, यानी कि बायोलॉजी का साइंटिस्ट। जैसा कि सबको लगता है, यहाँ पर सिर्फ रॉकेट ही नहीं बनाई जाती, स्पेस के बारे में ही नहीं जाना जाता बल्कि बायोलॉजी के बारे में भी जाना जाता है। हमारी धरती पर कई ऐसे जीव हैं जिन्हें माना गया है कि वो परग्रही हैं, यानी कि दूसरे किसी ग्रह से आए हैं। धरती पर जीवन भी तो इसी तरह से आया। यहाँ पर जीवन का निर्माण नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी धूमकेतु के जरिए किसी और ग्रह से जीवन यहाँ पर पहुंचा और धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और अलग अलग जीव बने। कई बिलियन साल पहले धरती पर जीवन आया था और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया। कभी कभी हमें ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहां पर किसी जमाने में कोई धूमकेतु टकराया हो। हम पुराने जमाने के जीवों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं उस शोध में भी था जहां पर बैक्टीरिया चांद पर भेजे गए थे। हम जानना चाहते थे कि चांद पर भी क्या ये बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। हर बैक्टीरिया मारा गया था, लेकिन एक बैक्टीरिया था जो हमारे उस रॉकेट के कांच पर लगा हुआ था। वो जीवित था और पूरे स्पेस में घूमने के बाद जब वो रॉकेट वापस धरती पर आया, वो बैक्टीरिया तब भी जिंदा था। हम हैरान हो चुके थे, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर बिना ग्रेविटी के, बिना एटमॉस्फेयर के वहाँ जीवन कैसे हो सकता है? इसके बाद हमारी आंखें खुल गई थी। हम सोचा करते थे कि शायद जीवन ऐसी जगह पर ही रह सकता है जहाँ पर एटमॉस्फेयर हो, जीवन लायक लक्षण हो, लेकिन नहीं, ऐसे बैक्टीरिया खुद मर जाते हैं और लाखों साल बाद भी उन्हें जीवित किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे क्रिएटर्स के पास हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और इंतज़ार करते हैं कोई ना कोई छोटा मोटा धूमकेतु हमारे अंतरिक्ष से आएगा और उस पर हम रिसर्च कर पाएंगे। हर दिन लाखों धूमकेतु हमारे वातावरण के अंदर आते हैं। वो जलने के कारण खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ का आकार बड़ा होता है और वो टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। वो धरती तक पहुंच जाते हैं और उन कणों को ढूंढकर हमें उस पर शोध करना पड़ता है और मैं भी अपनी टीम के साथ जाता हूं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। 13 तारीख को एक ऐसा धूमकेतु हमारे वातावरण में आएगा जो द ग्रेट ब्लैक एरिया से आया होगा। आपको सबसे पहले बता दूं ये होता क्या है। द ग्रेट ब्लैक एरिया हमारे अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा जहां पर ना तो लाइट है, ना ही लाइट कहीं और से पहुंचती है। वहाँ पूरी तरह से डार्क है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पर भी ग्रह मौजूद हैं। क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं है, इसलिए हम कुछ पता तक नहीं लगा सकते। ऐसे ग्रह वहाँ पर हो सकते हैं जो बिना लाइट के एनर्जी को बनाते हों और शायद वहाँ पर जीव भी हो सकते हैं। शायद वहाँ पर अंतरिक्ष के वो नियम काम ना करते हों जिन्हें हम सच मानते हैं। वहीं से ये धूमकेतु हमारी धरती की तरफ आया था। लगभग लाखों सालों से ये धरती की तरफ सीधा चला आ रहा है और हमने कैलकुलेशंस कर ली थी कि 13 तारीख को ये हमारे वातावरण में घुस जाएगा। इसे आग लगेगी, लेकिन अगर ये टूट गया तो छोटे छोटे हिस्से शायद बच जाएंगे। जहाँ पर इसके हिस्से पहुँचेंगे वहाँ पर पहले ही हमने आर्मी लगा दी थी। चारों तरफ वो जंगल का इलाका बंद कर दिया गया था। यूटा के बंजर रेगिस्तान में वो धूमकेतु टकराएगा और यहाँ पर हर तरफ हमने बंद कर दिया था। सड़कों को भी बंद कर दिया गया था। यहाँ से दूर से निकलने वाली कई सड़कें चला दी गई थी। लोगों को सच बताया नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उन्हें चुराने की कोशिश करते हैं। ऐसी कीमती चीज़ को चुराने से रोकने के लिए हमने वहाँ पर आर्मी लगा रखी थी और पूरी तैयारी थी। 12 तारीख तक हमने पूरी तैयारी कर ली थी और वो धूमकेतु लगभग हमारे वातावरण में घुसने ही वाला था। मैं भी ऑफिस में बैठा हुआ था और ये सोचे जा रहा था कि कल सुबह की फ़्लाइट लेकर मुझे भी यूटा पहुंचना ही होगा। वहां जाकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं देखूंगा आखिर उस धूमकेतु के कणों में हमें क्या मिलता है। वो धूमकेतु बड़ा था,
जैसे ही हमारे वातावरण में घुसा उसे आग लग गई। उसे आग के कारण धीरे धीरे आकार छोटा करना था और उसका आकार जलने के कारण छोटा होता जा रहा था। वो आग हर तरफ नजर आ रही थी। ऐसा हर रोज बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा। अंतरिक्ष में आपको तारे नजर आते हैं जिनके पीछे पूंछ होती है। कुछ तारे आपको जलते हुए दिखते हैं, वो हमारे वातावरण में आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड में जलकर खाक हो जाते हैं। ये काफी बड़े आकार का धूमकेतु था जो जलने के बाद भी बड़ा हिस्सा धरती पर पहुंचा ही देता। हम इंतजार कर रहे थे और सुबह सुबह मुझे एक अजीब सी खबर जानने को मिली थी। कभी भी धूमकेतु जब हमारे वातावरण में घुस जाता है वो एक सीध में आता है। धीरे धीरे आग के कारण उसका आकार छोटा होता है और धरती पर बहुत छोटे हिस्से में टूट कर वो पहुंचता है। लेकिन इस धूमकेतु के साथ कुछ अजीब हुआ था। जब मैं ऑफिस में निकल गया था, मैं तैयारियां कर रहा था, मुझे कॉल आई थी। उस धूमकेतु ने अपनी ट्रैजेक्टरी बदल ली है। मैंने कहा, क्या मतलब बदल ली है? धूमकेतु ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी इस तरह से प्राकृतिक चीज अपनी ट्रैजेक्टरी नहीं बदल सकती। वो सीधा आ रहा है तो यहीं धरती पर टकराना चाहिए। किस तरफ मुड़ा? मुझे वैज्ञानिकों ने बताया था कि वो गिरा तो धरती पर ही है, लेकिन 1300 किलोमीटर दूर। कभी भी नासा की कैलकुलेशन गलत नहीं होती। अंतरिक्ष से आई कोई भी चीज बिल्कुल सीध में जाती है, लेकिन ये मुड़ कैसे गया कोई समझ नहीं पा रहा था। नॉर्थ डकोटा, उसके जंगलों में वो धूमकेतु जा टकराया था। हमने आर्मी को पहले ही कह दिया था उस इलाके को घेर लिया जाए, लेकिन कुछ अंतरिक्ष के जानकार जो इसकी जानकारी रखते हैं, कुछ हैकर्स जो नासा की वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, ऐसी जानकारी उनके पास भी पहुंच जाती है और इन चीज़ों को चुराने के लिए हमसे पहले वो वहां पर पहुंच जाते हैं। हमें इसी चीज़ का डर था, इसलिए हमने आर्मी नॉर्थ डकोटा के उसी जंगलों में भेज दी थी। उस इलाके को पूरी तरह से घेरा जाना था और सुबह के 6 बजे की फ्लाइट लेकर हमें वहां पर पहुंचना था। समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं सबसे पहले उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि जलने के कारण कुछ बैक्टीरिया वहाँ ख़त्म हो सकते हैं और हो सकता है उस पर हमें जीवन मिल जाए। जीवन के कोई छोटे मोटे निशान मिल जाएं तो हमारा इतिहास बदल जाएगा। सीधा 6 बजे की फ्लाइट लेकर मैं उस तरफ निकल पड़ा था। मेरे साथ 2 वैज्ञानिक और थे, 3 नासा के कर्मचारी भी थे। इसी के साथ कुछ आर्मी वाले वहां जाकर मुझसे मिलने वाले थे। हमने कांटेक्ट पहले ही बना लिया था। उस फ्लाइट से जैसे ही हम नॉर्थ डकोटा पहुंचे, उस एयरपोर्ट पर ही हफड़ा तफड़ी सी मची हुई थी। कई लोग हमसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये मीडिया वाले थे, लेकिन हमें बताया गया था उनसे बात बिल्कुल नहीं करनी है। वहां पर लोग डर गए थे। वहां उन्हें आग आसमान में नजर आई थी। ये धूमकेतु के कारण हुआ होगा, क्योंकि हमेशा नासा पहले बता दिया करते हैं कि धूमकेतु किस इलाके में टकराने वाला है और उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि पहले लोगों को पता हो तो वो कम डरेंगे। लेकिन नासा तक को पता नहीं चला था कि नॉर्थ डकोटा के ऊपर धूमकेतु पहुंचेगा, क्योंकि हमने सोचा था यूटा में पहुंचेगा, तो यहाँ पर लोग घबराए हुए थे। उनसे हमने बात नहीं की और सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल आए थे। वो आर्मी वाले भी हमसे मिल रहे थे और अजीब अजीब सी जानकारी दे रहे थे। उस गाड़ी में जाते हुए जंगल की तरफ मुझे एक आर्मी ऑफिसर ने बताना शुरू कर दिया था, आखिर उस जंगल में हुआ क्या है, कौन सी चीज़ थी, क्या कोई सैटेलाइट था जिसमें कुछ वैज्ञानिक तत्व थे या कुछ रासायनिक चीज़ें थी। मैंने कहा नहीं, वो कोई धूमकेतु है, इस बात को गुप्त ही रखा गया है। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर कहता रहा था वहाँ पर लगभग 100 आर्मी वाले भेजे जा चुके हैं, वापस कोई नहीं आ रहा, उपकरण बंद पड़ चुके हैं, हर चीज़ वहाँ पर जाकर जैसे बंद हो रही है। आखिर उस जंगल में हो क्या रहा है, आपको वहाँ पर जाना होगा। उस जंगल की शुरुआत में हम पहुँचे थे, वहाँ पर आर्मी वालों ने फेंसिंग की हुई थी, उस इलाके को पूरी तरह से बंद किया हुआ था। हम 3 वैज्ञानिक थे, 3 नासा के और कर्मचारी, और हमें 7 आर्मी वाले अपने साथ उस जंगल के अंदर ले जा रहे थे। ट्रैजेक्टरी हमें पता चल गई थी, वो कहाँ पर है ये हमें पहले से पता चल गया था, लेकिन फिर भी मन घबरा रहा था। जैसे ही हम उस जंगल के और अंदर की तरफ जाने लगे, वहाँ अजीब से हालात हो चुके थे। वहाँ पेड़ जैसे सूखे जा चुके थे, उसके अंदर जैसे पानी का एक कण तक ना हो, पत्ते सूखने लगे थे, ज़मीन भी सूख चुकी थी, जबकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी ये इलाका बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा था।
हवा में भी बिल्कुल भी नमी नहीं थी। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, हमें 2 आर्मी वालों की लाशें मिली थीं और उन लाशों को देखकर हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वहाँ हड्डियाँ तो मौजूद थीं, लेकिन ऊपर का मांस जैसे छीला जा चुका था। मांस को जैसे छोटे छोटे कीड़े खा गए हों, वो चमक रही हड्डियाँ थीं, ताज़ी हड्डियाँ। उनके अंदर थोड़ा थोड़ा खून भी था जो सूख चुका था। यहाँ हुआ क्या है, ये सवाल हर किसी का था, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो बायोलॉजी पर अध्ययन करता रहता हूँ। उन हड्डियों को देखकर मैंने कह दिया था, यहाँ कोई ना कोई तो बीमारी फैली है। कोई ना कोई छोटे जीव हो सकते हैं जो इंसानों की चमड़ी से इस तरह मांस खा जाते हैं, हर चीज़ खा जाते हैं, बस हड्डियाँ छोड़ते हैं। वहाँ हर सामान पड़ा था, लोहे का, चमड़े का, कपड़े का, बस शरीर पर मांस ही नहीं था। हम और आगे जाते रहे थे और अब इन लाशों को देखकर आर्मी वाले भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। मैंने सबसे कह दिया था कि अपने शरीर का कोई भी अंग ज़मीन को नहीं छुआ जाएगा। हो सकता है यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो। इस तरह धूमकेतु से कई केमिकल भी निकल सकते हैं जो यहाँ इंसानों के लिए खतरनाक हो, या हो सकता है यहाँ ऐसी गैस फैल गई हो जो हमारी चमड़ी को इस तरह से गला कर रख दे कि बस हड्डियाँ बचें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम और आगे बढ़े थे। वहाँ पर पेड़ काले रंग के हो रहे थे। वो इस तरह से काले रंग के थे जैसे उनके अंदर से तेल निकल रहा हो। वो उबल रहे थे, बुलबुले बन रहे थे, और उन बुलबुलों को मैंने छोटी सी पाइप में डाला था। वो बुलबुले जैसे ही पाइप में गए, छोटी सी गेंद बन गई थी। ऐसा लग रहा था बायोलॉजिकली उनका डीएनए चेंज हो गया हो। वो अलग आकार में आते, पेड़ों से अलग होते ही वो तेल सा अपना अलग आकार बनाने लगता, गेंद सा बनने लगता। धीरे धीरे वो भी छोटा सा पौधा बनने लगता, लेकिन फिर भी मरा हुआ। समझ में नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है। हर चीज़ जैसे पिघल रही थी, हर बायोलॉजिकल चीज़ पर असर हो रहा था। और हमने मास्क तक पहन रखे थे, सांस भी पीछे टंगे उस सिलेंडर से ले रहे थे। हमें पता था जहाँ भी धूमकेतु टकराता है वहाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हमें सिखाया गया था लेकिन देखा कभी नहीं था। पहली बार महसूस कर रहा था मैं। हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे, पेड़ हरकत कर रहे थे, जैसे हिल रहे हों। उनका आकार तो वही था, लेकिन रंग सबका काला हो चुका था। वहाँ ज़मीन भी थोड़ी थोड़ी काली होने लगी थी। मैंने सबको कह दिया था किसी चीज़ को छूना नहीं है, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर बिना ग्लव्स डाले वहाँ घूम रहा था। बार बार वो छूने की कोशिश करता। मैं उसे कह देता छूना अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है। लेकिन वो कहता किसी धूमकेतु से कोई एलियन थोड़ी ना आ जाएगा। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई कबीले के लोग हैं जो आर्मी वालों को मार रहे होंगे। वहाँ पीछे भी हड्डियाँ छोड़ी हैं, मांस शायद छीन लिया गया होगा। वो नरभक्षी लगते हैं, इंसानों को खाने वाले। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। शरीर से मांस इस तरह से निकाला नहीं जा सकता कि सिर्फ हड्डियां बची हों। अंदर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं था, तो हड्डियों को छोड़ा क्यों गया? हड्डियों को भी तोड़ देना चाहिए था ना। ये नरभक्षी का काम नहीं है। ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो इंसानों को खाते हों। ये कुछ और है। वो बिना ग्लव्स डाले इधर उधर घूम रहा था और उसके बाद उसने हाथ से उस पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। वो पेड़ की टहनी काले रंग की थी और वो काला तेल सा उसके हाथ पर लग गया। उसके बाद वो कहने लगा था, देखो ये तेल है, ज़रूर यहाँ पर किसी चीज़ का छिड़काव किया गया है। मुझे लगता है यहाँ कोई स्मगलर है जो आदिवासियों के साथ मिलकर यहाँ कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमें आर्मी का ऑपरेशन चलाना होगा, बाद में इसकी बात करूँगा। उसके हाथ में वो काला रंग लगा हुआ था जिसे वो एक कपड़े से साफ करना चाहता था। वो कोशिश करता रहा, वो काला रंग उसके हाथ से जा नहीं रहा था। साबुन से धोने की कोशिश की, सैनिटाइजर हाथ पर लगाने की कोशिश की, हर चीज़ के बाद भी वो रंग हाथ से जा नहीं रहा था। और उसने अंत में कह दिया था, ज़रूर कोई पक्का सा रंग है जो जा नहीं रहा है। जैसे जैसे वो आगे हमारे साथ चलता रहा, वो घबराने लगा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने लगी थी और उसने ग्लव्स अपने उस हाथ पर डाल लिया था। लेकिन कुछ समय बाद जब हाथ पर जलन सी होने लगी तो उसने वो ग्लव्स उतार दिया। जितने हाथ पर रंग लगा हुआ था, वो रंग जैसे अपने आप बढ़ रहा था। उसका पूरा हाथ काला हो चुका था। वो अपने हाथ को देखकर कहने लगा था, इस पर दर्द भी महसूस नहीं हो रहा, बस लहरें सी पूरी बाजू में छा रही हैं।
हमने उसके कपड़े उतरवा कर देखे थे। वो काला रंग धीरे धीरे शरीर पर फैलता जा रहा था। उसके हाथ पर जो काला रंग था उसके अंदर से बुलबुले बनने लगे थे। उसका हाथ गलने लगा था। ऐसा लग रहा था पिघल पिघल कर वो गिर रहा हो, लेकिन बार बार लटक कर ऊपर की तरफ खींचा चला आता। आकार हाथ का ही था, लेकिन पूरी तरह से काला। उसमें हमने चाकू घुसाने की कोशिश की थी। उसके हाथ में छेद हो गया था, दर्द नहीं हुआ था। कुछ ही समय बाद वो छेद भी भर गया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर काला होता जा रहा था। वो तड़प रहा था। वो इस काली चीज से छुटकारा चाहता था, लेकिन उसने गलती कर दी थी उसे छूने की। अब शायद ही उसे बचाया जाता। 2 आर्मी ऑफिसर उसे वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन तब हम अकेले पड़ जाते। मैंने उनसे कहा था, यहाँ से वापस जाने में भी खतरा है। जल्दी से जल्दी हमें उस धूमकेतु को ढूंढना होगा। मैं वहां पर रिसर्च करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे डर है ये धूमकेतु हमारी धरती के लिए ही खतरा है। हम हमेशा सोचा करते थे द ग्रेट डार्क एरिया में क्या चीज है जो रोशनी को सोख लेती है। शायद उसका जवाब यहाँ पर मिल रहा था। ये क्या चीज है जो फैलती जा रही है। मैं इतने समय से बातें कर रहा था, इतने समय में हमारा वो साथी पूरा काला हो गया और उसके बाद बस उसकी आंखें बची थी, मुंह भी हिल नहीं पा रहा था। आंखें हिले जा रही थीं और आंखों पर भी काला रंग चढ़ते ही वो लाश की तरह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा शरीर उबलने लगा था। धीरे धीरे उसकी चमड़ी उतरने लगी थी। वो काला तेल सा जैसे आकार लेकर शरीर छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगा था। हड्डियां रह गई थी हमारे साथी की। सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो काला तेल जमीन में समाया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। ये जैसे कोई जीव था जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, पूरे मांस को बदल दिया बायोलॉजिकली, और अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। शायद इन पेड़ों पर भी वैसी ही चीज है। शायद छोटे छोटे जीव हैं जो मिलकर इस तरह से पेड़ों का, हमारे वातावरण का नाश कर रहे हैं, और ये पूरी धरती पर फैल सकता है। वापस जाकर हम खुद को बचाने की कोशिश ना करें, उस धूमकेतु के पास पहुंचें, शायद धरती पर इंसानों को बचा सकते हैं। मैं डर चुका था। मुझे समझ में आ गया था धरती पर खतरा आ चुका है। अब हमें ये सवाल का जवाब भी मिल गया था कि हमारे 100 सैनिकों के साथ क्या हुआ होगा। मैंने बाकी सब साथियों को कह दिया था कि अब हमें किसी चीज़ को छूना नहीं है। सब लोग ग्लव्स पहन ले, हेलमेट पहन ले, अपने शरीर को किसी न किसी चीज़ से ढक ले। ये कोई बायोलॉजिकल जीव है जो छोटे छोटे आकार में है और आपस में जुड़ सकता है। हमें बस इसे छूना नहीं है और ना ही शरीर के किसी अंग को छूने देना है। ये सीधे तौर पर हमला नहीं कर सकते, बस जुड़कर ही हमें मार सकते हैं। हमें इनसे बचते बचते आगे पहुंचना होगा। हम उस रास्ते से आगे तो बढ़ रहे थे, वहां जमीन भी काली थी, जैसे तेल बिछा रखा हो। जैसे जैसे हम आगे जाते गए, हमें दिखा था वहां पर वो तेल एक आकार ले रहा था, इंसानी आकार। जमीन पर जैसे लाशें बनी हुई थी। हमने वहां डंडों से उन लाशों के ऊपर से तेल हटाने की कोशिश की। नीचे हड्डियां नहीं थी, ये तेल नुमा चीज ही थी जो आकार ले रही थी इंसानों जैसी। सर, बाजू, शरीर और टांगे, पूरा आकार। और आगे पहुंचने के बाद वो जमीन पर लेटे नहीं हुए थे, पत्थरों पर बैठे हुए थे, जैसे बहुत सारे इंसान यहाँ पर बैठे हों। ना तो उनकी आंखें थी, ना ही कोई उभार, बस बाजू, धड़, सर और टांगें। यहाँ इंसानों की भीड़ लगी लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम भारी पत्थर उन पर मारते, वो तेल बिखर सा जाता। मजबूती नहीं थी उसमें। ऐसा लग रहा था कोई फैंटेसी मूवी देखी जा रही हो। लेकिन हमें और आगे बढ़ना था। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। हम उस धूमकेतु के टकराने वाली जगह पर पहुंचकर ही पता लगा पाएंगे शुरुआत क्या वहीं से हुई है या धरती पर ही कोई नई बीमारी आ चुकी है। हमने रेडियो सिग्नल से आर्मी वालों को सब कुछ बता दिया था। हमने ये कह दिया था कि यहाँ पर किसी तरह की बायोलॉजिकल चीज़ है, बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है। जो भी इस चीज़ को छुएगा वो भी इनकी तरह गल जाएगा। इसलिए आर्मी भी सूट बूट में इस जंगल के और अंदर आ रही थी। लगभग 10,000 से ज़्यादा सैनिक थे, क्योंकि मैंने इमरजेंसी का अलार्म बजा दिया था। यहाँ भीड़ आने वाली थी और उनसे पहले उस धूमकेतु तक हमें पहुँचना था।
हमें अब किसी और चीज़ का डर नहीं था, इंसानियत के ख़त्म होने का डर था। इसी चीज़ के कारण अंदर हिम्मत भर रही थी और हम आगे बढ़ रहे थे। अब भयानक सा मंजर था। एक नदी को पार करना था और उस नदी में तेल ही तेल। वो बहुत पतला सा तेल था, लेकिन उसी चीज़ से बना हुआ था। वहाँ कोई पेड़ नहीं था जिसे बिछाकर हम उस नदी को पार कर पाते। हमारी समझ में नहीं आ रहा था। एक आर्मी वाले ने कह दिया था, हमने सूट पहना हुआ है, हम तैरकर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने तब कहा था, ये बहुत पतला है, कोई भी छोटा छेद हुआ जो हमारे कपड़ों के अंदर इस तेल को पहुंचा पाया तो हमारी मौत इसी के अंदर होगी, हम बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद हमने ध्यान दिया कि वो तेलनुमा चीज़ पीछे की तरफ हट रही है। वो जितने भी इंसानी आकार बने हुए थे पीछे की तरफ लुढ़क कर जा रहे थे, उसी धूमकेतु की तरफ। हमारे पास से बहुत तेज़ी से वो तेलनुमा चीज़ निकल रही थी। वो पेड़ भी खिंचे खिंचे उसी तरफ जा रहे थे। शायद वहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी, लेकिन किस लिए? हमें और तेज़ी से चलना होगा, लेकिन नदी को कैसे पार करेंगे? वो हर चीज़ नदी के बीच से निकलकर पीछे की तरफ मुड़ रही थी और पीछे वाले वो पेड़ खत्म हो चुके थे, सिर्फ मिट्टी बची थी। पीछे साफ साफ मिट्टी दिखने लगी थी, यानी हर चीज़ एक तरफ इकट्ठी हो रही है। कारण हमें आगे जाकर पता चलेगा। हम उस नदी को पार करने के लिए पीछे वाली मिट्टी का एक ढेर बनाने लगे। वो ढेर काफ़ी ऊंचा था और पास में एक पेड़ जो खींचा जा रहा था, उसे हमने खूंटियों से बांधने की भी कोशिश की, लेकिन वो तेल की तरह था, उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। बार बार उसमें छेद किया जाता, लेकिन वो फिसल कर आगे निकल जाता। लेकिन अचानक हमें कुछ चीज़ दिखी। कई जगह वो आकार जो फिसल कर बीच की तरफ जा रहे थे, उनका रंग बदल रहा था। वो भूरे रंग के हो रहे थे, जबकि पहले पूरी तरह से काले थे। जैसे ही बड़ी जगह पर किसी चीज़ का रंग भूरा होता, आसपास की हर काली चीज़ जैसे नीचे की तरफ खत्म हो जाती। वो धुआं भाप बनकर खत्म हो जाते। यही मौका था। वो खत्म हुई राख, वो सूखी लकड़ियाँ, उसे हम ऊपर उस नदी पर लगाकर आगे बढ़ सकते थे, और हमने यही किया। हमने जाल बिछाना शुरू कर दिया। सूखी लकड़ियों पर वो काला रंग पूरी तरह से असर नहीं कर रहा था, ताज़ी हर चीज़ पर असर कर रहा था। सूखी लकड़ियों के सहारे ही हम उस नदी को पार कर पाए थे और भागकर आगे जा रहे थे। हमारे जूतों पर भी वो काला रंग लग रहा था, कपड़ों पर भी, और हमने देखा था भूरे रंग के जीव बन रहे थे हर तरफ। वो अजीब सा आकार था जो धरती पर पाए जाने वाले किसी जीव का नहीं था, वो उनका था। उनके बीच से निकलते हुए हम उस धूमकेतु से लगभग 500 मीटर की दूरी पर थे, और वहाँ पर पत्थरों पर बैठे हुए वो भूरे रंग के जीव जैसे इंतज़ार कर रहे थे हमारा। हमने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे। वो हमारा रास्ता रोक रहे थे और उनसे हम टकरा भी नहीं सकते थे। गोलियां उन्हें छूती, उनके अंदर से काले रंग का खून जैसा निकलता और वो उनके उन घावों को भर देता। ये परग्रही जीव से दिख रहे थे। उनकी आंखें नहीं थी, बस बड़ा सा मुंह था जिसे खोलकर वो हमारी तरफ देखते, जैसे किसी और तकनीक से देखा जा रहा था हमें। वो अब हमारी तरफ वो काले रंग को फेंकते। वो काफ़ी गर्म था, जिसके कारण हमारे कपड़े भी जलने लगते। अब उनके फेंके हुए उस काले गोलों से बचने के लिए हम भी उन चीज़ों के पीछे छिपने लगे थे। वहाँ काले रंग के जीव थे, भूरे रंग के जीव थे। जो भूरे रंग के जीव थे वो हिलजुल सकते थे, हम पर हमला कर रहे थे, लेकिन काले रंग के जीव बस वहीं पर खड़े थे। वो ना तो बचने की कोशिश करते, ना ही हमसे दुश्मनी दिखा रहे थे, बस चुपचाप खड़े थे और उनके पीछे ही छिपकर हम बच रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट वो हमारा मुकाबला करते रहे। उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू हो गए। जितने भी काले रंग के जीव थे वो भी भूरे रंग को अपनाते जा रहे थे। उनके शरीर से जैसे पेड़ों के पत्ते से निकलने लगे थे। वो नया नया आकार बनाते जा रहे थे और वहाँ से भागकर वो दूर जाने लगे। अब हमारे लिए उस धूमकेतु का रास्ता बहुत आसान सा हो गया था। यहाँ पर ना तो वो तेल था, ना गले हुए पेड़, और ना ही वो जीव। साधारण मिट्टी सी थी जिस पर एक घास तक नहीं थी। हर चीज़ को वो खुद में समा चुके थे। सपाट से मैदान पर चलने में बहुत आसानी हो रही थी और हम आगे बढ़ते रहे। जैसे ही हमें वहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा दिखा, हम जान गए थे वहीं पर वो धूमकेतु टकराया होगा।
लेकिन वो खड्डा ज़्यादा गहरा नहीं था। हम वहाँ तक पहुँचे और उसके बीच कुछ नहीं था, ना वो धातु का हिस्सा जो धूमकेतु के रूप में यहाँ आया होगा, ना उसमें कोई चीज़ जो हमारे लिए सबूत बन पाती। इतना लंबा सफ़र बेकार था। लेकिन पहले वो इस जगह को बचा क्यों रहे थे और उसके बाद इस जगह को छोड़कर कहाँ भाग गए? क्या वो हमसे छिपना चाहते हैं या कुछ और है? इसका जवाब हमें मिल नहीं पा रहा था। 15 मिनट वहाँ से वापस आने को लगे थे, तब हमारे सबके रेडियो चलने लगे थे। हमें बताया जा रहा था वहाँ शहर में हमला हो चुका है, और ये हमला कौन कर रहा है कोई जानता भी नहीं। ज़मीन से जड़ें निकलने लगी हैं, घरों के अंदर से पौधे निकलने लगे हैं, लोगों का रंग काला होना शुरू हो गया है जो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो चुके हैं। यहाँ हड्डियों के ढांचे हैं, मांस नहीं दिख रहा। किसी न किसी ने हमला किया है और लोग पता लगाने को लगे हुए हैं। हमें भी कहा गया था कि हमें वहाँ पर क्या मिला है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी मदद कर सके। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा था। शहर में जैसे जैसे हम जाते जा रहे थे, हमारे वो रेडियो भी बंद पड़ने लगे थे। हम आवाज़ लगाते लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता। हम जानकारी दे रहे थे उन्हें छूना नहीं है, जो भी उसे छुएगा या किसी भी जीवित चीज़ को वो छुएंगे उसे वैसा ही बना लेंगे। बायोलॉजिकली हमारे शरीर में वो बदलाव करते हैं और खुद को जैसे हम में समा लेते हैं, हमारी हर चीज़ को सोख लेते हैं और इसी तरह हर कोई मरता जाएगा। ये सबको कह रहे थे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं बचा था। शहर पहुंचने में 6 घंटे लगे थे हमें, और उस शहर में जो तबाही मची हुई थी वो भयानक थी। सड़कें खाली थी, हर तरफ काले रंग का तेल, जैसे वो जीव दीवारों पर चल रहे हों, सड़कों पर चल रहे हों। वो ढूंढ रहे थे जीवित चीज़ को। घास के छोटे छोटे हिस्से भी सोखे जा चुके थे। जीवन खत्म होता जा रहा था। अगर इसी तरह चलता रहा पूरी धरती पर इनका राज होगा, इनके सिवा कोई भी जीव नहीं बचेगा। हमें प्रलय के दिन दिखने लगे थे। बस हमें वो सूट दिए गए थे जिसमें एक भी छेद नहीं था। इसी कारण उसी काले रंग के बीच से हम निकल रहे थे। हमें डर था उस भूरे रंग के जीवों का। वो हमला कर सकते थे, उनके नाखून थे, उन्हीं पर तो हम गोलियां बरसाए जा रहे थे। जब उनके छोटे छोटे हिस्से बचते तब जाकर वो काले रंग में बदलते और धीरे धीरे दोबारा से आकार बनाने लगते। शायद उन्हें कई घंटे लग जाते भूरे आकार में आने में, और उसके बाद वो हमला कर पाते। लेकिन काले रंग से हम बचना जानते थे, बस छूना नहीं है। यहाँ काला रंग बिछा हुआ था और उस शहर में हम आगे जा रहे थे। कुछ लोग जो घरों की छतों पर चढ़े हुए थे, उन्होंने अपने शरीर पर कपड़े ही कपड़े लपेटे हुए थे। कई लोगों ने अपने शरीर पर लिफाफे चढ़ा रखे थे और उनसे बचने के लिए बड़े बड़े लंबे पोल पर चढ़े हुए थे। जो भी उन्हें छुएगा वो मारा जाएगा, और बाकी इस तरह बचे हुए थे। हर किसी के पास से हम निकलते और वो हमारी तरफ ऐसे देखता कि हम उन्हें बचाने आए हैं, लेकिन हम तो खुद को भी बचा नहीं पा रहे थे। 2 आर्मी वाले हमारे साथ थे। जब उनसे लड़ते वक्त उनके कपड़ों में छेद हो गया था। बस वो हमें नुकसान इसी तरह पहुंचाते थे कि अपना वो काला सा तेल हमें एक बार छू गया, हम उसके जैसे बन जाएंगे। हमारे साथ आर्मी वाले ऐसे ही हो चुके थे। उन कपड़ों में हड्डियों के ढांचे बचे थे। हम तीनों वैज्ञानिक इधर उधर झांक रहे थे। हमें भूख लगी हुई थी, लेकिन खाना कैसे खाते? हर चीज को वो खुद में मिला चुके थे। ये रात का वक्त हो चुका था। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, सड़कों पर काला रंग दिख रहा था। इंसान कोई नहीं दिख रहा था, हर कोई जैसे अपने घरों में छिप गया हो। जो भी बचे थे उनके पास बहुत कम समय बचा था। यहाँ पर कोई भी जीवित चीज़ थी वो काले रंग की हो गई थी, लेकिन वो दीवारों पर नहीं चढ़ पा रहे थे। वो उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर नहीं जा पा रहे थे। वहीं पर लोग छिपे हुए थे और नीचे आने का नाम नहीं ले रहे थे। नीचे बस मशीनें थीं जो उन काले रंग के जीवों से बची हुई थी। हम भी उनके बीच से निकलते और भूरे रंग के वो जीव जैसे हमारा पीछा करते। हमारी भागने की रफ्तार के कारण वो पीछे रह जाते। शायद उनमें कुछ कमी है, हम तो यही मान बैठे थे, लेकिन वहां हमें लाल रंग के जीव दिखे थे। गहरा लाल रंग, ऐसा लग रहा था वो इंसानी आकार में आ गए थे। वो कुर्सियों पर बैठे कुछ कर रहे थे। वहां हमें कुत्ते भी लाल रंग के दिखे थे।
उन्होंने नया आकार बनाना शुरू कर दिया था और हमें देखने के बाद वो लाल इंसान हमारा पीछा करने लगे थे। ऐसा लग रहा था उनके शरीर पर एक भी कपड़ा ना हो, लेकिन हमें मारने के लिए बिल्कुल हमारी तरह भाग रहे थे। उन कुत्तों के भागने की रफ्तार ज़्यादा तेज थी। वो अपना रहे थे कि धरती पर कैसे जीव रहते हैं और उनके डुप्लीकेट अपने उस अंगों से बना रहे थे। वो लाल रंग तक पहुंच गए थे जो ज़्यादा तेज भाग सकते थे, सोच सकते थे। वहाँ 3-4 लाल रंग के इंसानों ने हमें घेरने की कोशिश की थी। पहले तो जो भूरे रंग के जीव बने हुए थे वो घेर नहीं सकते थे। ऐसा लगता था मंदबुद्धि हैं, उन्हें समझ नहीं आता था। उनकी आंखें नहीं थी, इनकी तो आंखें भी थी, ये सोच भी पा रहे थे। एक घर के पास से हम गुजरने की कोशिश कर रहे थे। हमने दीवार फांद ली थी। उन्हें दीवार फांदना आता नहीं था। वो बार बार सोचे जा रहे थे कि हम दीवार कैसे फांद रहे हैं। एक दूसरे को देखते, उसके बाद आगे काले रंग में हम जैसे छलांगे लगाते हुए निकल जाते। वो भी हमें चारों तरफ से घेरने लगे थे। अपनी आंखों से उन जीवों को इंसानों की तरह प्लानिंग करते हुए देखा था। 2 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए। हमें पकड़ने के लिए घेरा बनाया जा रहा था, लेकिन उस घर की सीढ़ियां चढ़कर हम छत पर पहुंच गए थे। वो छत तक आ गए थे, लेकिन वहां हमने वो जाली लगा दी जो कुंडे के साथ बनी हुई थी। उन्हें पार करना बहुत मुश्किल था और वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर लोहे को कैसे काटा जाए या तोड़ा जाए। वो दांतों से काटने की कोशिश कर रहे थे, उंगलियों से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोहा मजबूत होता है। लोहे को इस तरह दांतों से या हाथों से तोड़ा नहीं जा सकता। तब 2 घंटे हम वहीं छिपे रहे थे। वो लाल रंग के जीव कोशिश तो करते रहे थे और उसके बाद वहां से भाग गए। शायद उनके लिए आसान शिकार वहां पर मौजूद होंगे। हम शायद उनसे बच गए थे। हम भी कुछ समय वहां पर रहे और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। हम फोन करने की कोशिश करते तो सामने वाला फोन नहीं उठाता। लैंडलाइन से कॉल करते नासा के ऑफिस में, वहां भी फोन नहीं लग पा रहा था। वहां जब हमने पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था, पुलिस खुद बचने के लिए हमसे तरीके जान रही थी। शहर में आतंक मच चुका था और ये शहर से भी बाहर निकलने लगे थे। यहाँ जितने भी ऑफिस थे वहां तक ये पहुंच गए थे। शायद इस शहर के आसपास के इलाकों तक ये फैल गए थे। हर जीवित चीज को छूते ही इनकी आबादी बढ़ने लगती। और अब हमें फोन दूसरी स्टेट से आ रहे थे। यहाँ हो क्या रहा है? आर्मी ने यहाँ पर एयरफोर्स ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। ऊपर से गिरने वाले बॉम्ब जैसे जंगलों को आग में दहका रहे थे। इन्हें मारने के लिए वो आग का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं जानता था गर्मी से नहीं मरने वाले ये धूमकेतु से आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। उसके अंदर ही रहे होंगे ये। उस तापमान को सह गए तो हमारे ये बम इन्हें कैसे ख़त्म कर पाएंगे? हमें कोई और तरकीब अपनानी होगी, लेकिन मेरे तो दिमाग में ये तक नहीं आ रहा था कैसे ख़त्म करेंगे। मुझे लग रहा था कुछ ही समय है इंसानों के पास, हम ख़त्म होने वाले हैं। लगभग रात के 12 बजे तक हमें दूसरी स्टेट से फ़ोन आते रहे थे। वो यहाँ के हालात पूछते जा रहे थे। मैं उन्हें बताता जा रहा था इन्हें छूना नहीं है, छूने के बाद ये हमारे शरीर से जुड़ते हैं, और वो समझने लगे थे। वहाँ पर ऐसे कपड़े बनाए जा रहे थे जो पूरे शरीर को ढक सके। वहाँ पर भी ऐसे काले जीव पहुँचने लगे थे। उन्होंने कहा था यहाँ एक सफ़ेद जीव भी आया था जो लड़ाई कर रहा था। वो बार बार अपने अंगों को जोड़ पा रहा था। मैंने कहा नहीं, सफ़ेद जीव यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये कुछ और होंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला ये यहीं से निकले थे। उन लाल जीवों ने अब अपना आकार सफ़ेद रंग का कर लिया था। वो खुद को धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे, यहाँ रहने लायक बना रहे थे, इंसानी आकार में आ गए थे। ऐसा लग रहा था उनका रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो, लेकिन बिना कपड़ों के वो इंसान ही थे। वो बंदूकों का इस्तेमाल कर सकते थे, रॉड हाथ में पकड़े लोगों को मार रहे थे। वो कपड़े फाड़ रहे थे और उसके अंदर वो काला तेल पहुंचाते और वो भी उनके जैसे बन जाते। वो उन्हें छोड़कर भाग जाते। हर किसी के साथ वो ऐसा ही कर रहे थे। किसी भी चीज़ को वो बख्शना नहीं चाहते थे। उस बिल्डिंग के शिखर पर बैठकर हम नीचे देख रहे थे। हम धरती का अंत देख रहे थे। लोगों को मारा जा रहा था, उन्हें काटा जा रहा था। उन पर जैसे ही रंग लगता उनका रंग काला होने लगता। वो अपनी रफ्तार तेज कर रहे थे। पूरा शहर काले रंग का दिख रहा था, जिसका धीरे धीरे भूरा रंग होने लगा था।
उसके बाद लाल होता और वो फिर सफ़ेद होकर धरती पर कब्जा कर लेते। नई प्रजाति धरती पर कब्जा करने आई है और इंसान अंत के करीब है। सुबह 6 बजे तक हमें नींद तक नहीं आई थी और शहर में ये तबाही हम देख रहे थे। ये शायद धरती के वो अंतिम दिन होंगे जो हम आंखों से देख रहे थे। सुबह करिश्मा होना शुरू हो गया। हमारी आंखों के सामने वो सफ़ेद रंग के जीव तड़प रहे थे, जमीन पर लेट रहे थे और काले रंग का वो तेल भी रंग खोने लगा था, पानी जैसा होने लगा था। हिल तो रहा था लेकिन धीरे धीरे रंग खोता जाता। तड़प तड़प कर लाल रंग के जीव, वो सफ़ेद रंग के जीव और भूरे रंग के जीव भी खत्म होते गए। आंखों के सामने धुआं सा निकलता और वो पानी से बन जाते। चारों तरफ बस पारदर्शी सा पानी घिरने लगा था। क्या हो रहा है? क्या वो नया रूप इख्तियार कर रहे हैं? धीरे धीरे वो पानी बनते गए। वहां पर हमने कई इंसानों को देखा था जिनका आधा शरीर काला हो गया था, लेकिन उसके बाद वो काला रंग उनके शरीर से छंटने लगा। धीरे धीरे वो पूरा काला रंग शरीर से छंट गया। जिस तरह से पहले इंसान काले बने थे, अब दोबारा से सही आकार में आ रहे थे। क्या हुआ इन्हें? ये समझ से बाहर था। क्या इंसानों ने किसी हथियार का इस्तेमाल किया जिससे ये मरे हैं? जवाब जानने का समय था और हम उस बिल्डिंग से नीचे उतरे थे। वो पानी छूने का मन तक नहीं था, लेकिन अपनी आंखों के सामने कई इंसानों को उस पानी में घूमते हुए देखा था। उनके शरीर पर कम कपड़े थे, वो इसे छू पा रहे थे लेकिन उन पर रंग नहीं चढ़ता। लगभग शाम तक हर जगह से वो काले रंग के जीव खत्म हो चुके थे। हम फोन घुमाते गए थे, हर जगह यही खबर, किसी ने उन्हें मार दिया है, कोई है जो उन्हें मार गया। हम इंसानों के सिवा धरती पर उन्हें मारने वाला कौन हो सकता है? मैं हमेशा माना करता था कि इंसान धरती पर सबसे समझदार है। अगर कभी परग्रहियों ने हम पर हमला किया तो इंसान उन्हें मारेंगे। मैं गलत था, हम सब गलत हैं। जवाब लगभग 10 दिनों बाद मिला था, जब इस कयामत से इंसान बच निकले थे। वो पानी की तरह खत्म हो गए। जो जीव उस धूमकेतु से यहाँ कब्जा करने के लिए आया था वो खुद खत्म हो गया। और आप जानना चाहेंगे कैसे खत्म हुए वो? हमारी धरती पर बहुत अजीब सा मैकेनिज्म है। हम सोचते हैं कि हम धरती पर राज करते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो बहुत छोटे आकार के हैं। वो काले रंग के जीव भी ऐसे ही थे। वो धीरे धीरे जीवित चीज़ों को खाते रहे और खुद में मिलाते रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था उन्हें खतरा बड़ी चीज़ों से नहीं, छोटी से है। वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो वायरस उनके साथ जुड़ते गए, उनके डीएनए को चेंज करते गए और उनमें बीमारियां फैलती गईं जो सिर्फ 1.5 दिन तक ही बच सके। इसी कारण वो खत्म होते गए। और हमारी धरती की सुरक्षा, जैसा मैं सोचा करता था, इंसानों ने नहीं की, बीमारियों ने की। हम यहीं पर रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनसे बचने के तरीके जान चुके हैं, इनके साथ रहना जानते हैं। ये बीमारियां हमारे शरीर के अंदर ही होती हैं, लेकिन हम इनके साथ चलते हैं, जिंदगी जीते हैं। वो परग्रही अलग जीव थे जो यहाँ पर कब्जा करने के लिए तो आ गए। इंसानों से वो आसानी से जीत जाते, लेकिन इन जीवों से, इन बैक्टीरिया वायरस से वो बच नहीं पाए और इन्हीं ने उन्हें मार कर रख दिया। आज सबूत मिलते हैं इस शहर में उस जीव के। वो मरी हुई प्रजाति पानी के रूप में धरती में समा चुकी है। शायद वो यहाँ रहने लायक ही नहीं थे। वो द ग्रेट ब्लैक एरिया से आए थे और वहीं रहने लायक थे। हम इंसानों को उसने बचाया था जिसके बारे में मैं सोचा करता था कि वो एक दिन इंसानों को खत्म कर देंगे, लेकिन वो हमारे साथ रहते हैं, हमें ऐसी चीज़ों से बचाते भी हैं। कोई भी परग्रही, अब मैं मानता हूँ, धरती पर रह नहीं सकता। वो सिर्फ बातें ही हैं। ये बैक्टीरिया, ये वायरस उन्हें रहने नहीं देंगे। 10 दिन बाद आर्मी वालों ने कवर अप मिशन शुरू कर दिया। इस शहर में क्या क्या हुआ उसकी नई नई अफवाहें फैला दी गई। जानबूझकर इंटरनेट पर गलत डाटा डाला गया ताकि इस खबर को दबाया जा सके। ये कयामत थी धरती के लिए और इसकी बातें भी इस शहर से बाहर निकल नहीं पाईं।
कोई नहीं बचा जो बता पाता। हर किसी को झूठ ही कहा गया और ये खबर दबा दी गई। अब इंटरनेट पर एक आर्टिकल तक नहीं मिलेगा जो इस खबर को सच साबित कर सके। मैं बस ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये कहानी सच लगती है या नहीं? ये आप पर निर्भर करता है।